हेलो दोस्तों, मैं अजय शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल निर्माण जीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं 12th की इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का पहला लेक्चर लेके आया हूं और इस पे आपको अर्थशास्त्र के विषय में बताया जाएगा, इकोनॉमिक्स के विषय में बताया जाएगा। देखिए, इकोनॉमिक्स होती क्या है या अर्थशास्त्र होती क्या है, इसको अपन पहले समझते हैं। अर्थ का मतलब होता है धन, शास्त्र का मतलब होता है किसी चीज का ज्ञान। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है किसी चीज का ज्ञान। मतलब अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? पूरी तरह से धन के ज्ञान से संबंधित है। अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि ये होती क्या है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 10,000 रुपए है। अब इस 10,000 रुपए को वह इस प्रकार से खर्च करेगा कि उसकी सारी जरूरतों की पूर्ति हो जाए। ये 10,000 रुपए के द्वारा वह अपनी सारी जरूरतों को पूरा करना चाहेगा। लेकिन आपको यहां एक बात समझ में आ रही होगी कि व्यक्तियों की जो जरूरतें होती हैं वो असीमित होती हैं, लेकिन जो उसके संसाधन होते हैं, रिसोर्सेस, वो सीमित मात्रा में होते हैं। संसाधन सीमित होने के कारण वह व्यक्तियों की जो आवश्यकताएं होती हैं वो असीमित होती हैं। असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति सीमित संसाधनों के माध्यम से अपन किस प्रकार से करें, इसका ज्ञान अपन अर्थशास्त्र में करते हैं। क्योंकि संसाधन की सीमितता के कारण ही व्यक्ति अपनी पूरी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है। व्यक्ति की जरूरतें तो असीमित होती हैं। असीमित जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन होने चाहिए, रिसोर्सेस होने चाहिए। यदि पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं है तो अपनी जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता। अब देखिए, अगर मैं सीधी सी बात में आपसे बात करूं तो ये जो संसाधन है, ये संसाधनों की पूर्ति वह अपने जो भी उसके पास साधन उसके माध्यम से करेगा। साधनों के माध्यम से वह अपने पूरी जरूरतों को पूरा करेगा। इसके ज्ञान के लिए अपन पढ़ते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मुख्यतः इस विषय में हमको जानकारी देता है कि हमें अपने संसाधनों का किस प्रकार से कुशलतम उपयोग करें कि हम अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। अब अर्थशास्त्र की थोड़ा जन्म के विषय में अपन बात करते हैं। इसका जन्म कब शुरू हुआ? इसके जन्म के विषय में अगर मैं बात करूं आपसे, तो एक बहुत महान अर्थशास्त्री या महान व्यक्ति हुए चाणक्य। चाणक्य के समय में भी अर्थशास्त्र का नाम लिया गया, लेकिन उसके बाद एक बहुत महान वैज्ञानिक हुए, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। अगर मैं बात करूं तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का जनक अगर बात की जाए तो वह है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें सबसे पहले उन्होंने अर्थशास्त्र को डिफाइंड किया था या बताया था। अगर मैं हिंदी में इसकी बात करूं तो इसको बोलते हैं धन का विज्ञान। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसको क्या बोलते हैं? धन का विज्ञान। एडम स्मिथ ने जो पुस्तक लिखी उसमें सबसे पहले अर्थशास्त्र को जन्म दिया। इसीलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता या जनक भी माना जाता है। यह पुस्तक उन्होंने 1776 ईस्वी में लिखी थी।
यह पुस्तक उन्होंने 1776 ईस्वी में लिखी थी। इस पुस्तक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, यानी धन का विज्ञान। धन के ज्ञान के विषय में जो अपन पढ़ते हैं उसी को क्या कहते हैं अपन? अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र को और अधिक समझने के लिए उनकी व्यक्तियों की आवश्यकताओं को समझा गया, क्योंकि व्यक्तियों की आवश्यकताएं असीमित होती हैं और असीमित आवश्यकताओं के बीच सीमित संसाधनों से पूर्ति करना, इसी को अपन क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। तो सबसे जो मेन पॉइंट मैंने आपको बताया कि अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहते हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी 1776 ईस्वी में जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, धन का विज्ञान। इसके बाद एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसके बाद अब मैं बात करता हूं आपसे कि अर्थशास्त्र को मुख्य रूप से किसी न किसी सिद्धांत पे काम करता है। कोई भी जो अपन सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट किसी न किसी सिद्धांत पर काम करता है। बिना सिद्धांत के हम कोई भी विषय नहीं पढ़ते हैं। तो अर्थशास्त्र किस सिद्धांत के विषय में बात करता है? अर्थशास्त्र में मेन रूप से सिद्धांत माना जाता है मांग और पूर्ति। मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। अगर अर्थशास्त्र में मांग और पूर्ति नहीं हो तो यह सब्जेक्ट पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं। मांग और पूर्ति के द्वारा ही अर्थशास्त्र का जन्म होता है। अब इस सिद्धांत को किसने दिया? इस सिद्धांत के द्वारा ही अर्थशास्त्र का पूरी तरह से जन्म हुआ। अब देखिए, मेनली जो अर्थशास्त्र को अपन बांटते हैं वो दो भागों में अर्थशास्त्र को बांटा जाता है। आपका एक भाग होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक होता है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा होता है आपका समष्टि अर्थशास्त्र। एक होता है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा होता है समष्टि अर्थशास्त्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और इसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखिए, अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटने का काम किसने किया? यह प्रश्न भी कई बार पेपर में पूछा गया। अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटने का काम किया एक महान वैज्ञानिक थे, रेगनर फ्रिस, जिन्होंने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा होता है आपका समष्टि अर्थशास्त्र। रेगनर फ्रिस ने दो भागों में बांटने का काम किया अर्थशास्त्र को। अब बात समझ में आती है कि भाई व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कौन माना जाता है। मैंने बताया कि अर्थशास्त्र का जो जनक होता है एडम स्मिथ को मानते हैं। इसी प्रकार जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक हैं वह भी एडम स्मिथ ही हैं। एडम स्मिथ को व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एक बहुत ही महान अर्थशास्त्री हुए जेएम कीन्स, जिन्हें समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। मतलब समष्टि अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन है? जेएम कीन्स। और व्यष्टि अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन है? एडम स्मिथ। मैंने बताया आपको किसको दो भागों में बांटने का काम किसने किया था अर्थशास्त्र को? एक बहुत ही महान अर्थशास्त्री हुए रेगनर फ्रिस, जिन्होंने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटने का काम किया। अब थोड़ा अपन और आगे चलते हैं। ये व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक व समष्टि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं।
अपन थोड़ा आगे चलते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। अभी मैंने आपको बेसिक बताया कि ये क्या होते हैं। अपन एक एक पॉइंट को लेकर चलते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स, देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है, ध्यान से एक बात देखिए यहां पास व्यक्ति, इसका जो मतलब होता है व्यक्तिगत। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है जब हम किसी व्यक्तिगत इकाई के विषय में अध्ययन करते हैं तो उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। व्यक्तिगत फर्म हो गई, व्यक्तिगत व्यक्ति, किसी कोई एक व्यक्ति हो गया, कोई एक फर्म हो गई, कोई एक उद्योग हो गया। जब अपन किसी एक पार्टिकुलर विषय में अध्ययन करते हैं तो उसे कहा जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है कोई व्यक्तिगत फर्म हो या फिर कोई उद्योग हो, कोई एक उद्योग हो, तो वहां क्या कहा जाता है, अपन व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब ही होता है कि किसी एक यूनिट का अध्ययन करना या किसी पर्टिकुलर एक क्षेत्र का ही क्या करना, अध्ययन करना। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल लूं आपसे, इस क्लास में कई सारे बच्चे बैठे हैं, मैं अगर किसी एक व्यक्ति की पार्टिकुलर बात करूं कि इस व्यक्ति के परीक्षा में कितने परसेंट आए, 95%, तो यहां तो पार्टिकुलर बात हुई, यानी किसका अध्ययन अपन कर रहे हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति की बात की जाए, पर्टिकुलर फर्म की बात की जाए, तो वहां किसका अध्ययन माना जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन माना जाता है। लेकिन मैं अगर बात करूं आपसे कि इसके अलावा समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र को समझिए। समष्टि अर्थशास्त्र का क्या मतलब होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो समष्टि, यानी देखिए यहां सा शब्द लिखा हुआ है, सा का मतलब होता है समग्र, सा का मतलब होता है समग्र। यानी जब हम किसी पूरी फर्म के विषय में या पूरे देश के विषय में अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अपन समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति से नहीं होता, किसी पर्टिकुलर एक परिवार से नहीं होता। समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है पूरे समग्र हमारे देश में जो जो आय है, जैसे हम बात करें राष्ट्रीय आय की, तो राष्ट्रीय आय का अगर बात अध्ययन किया जाएगा तो किसमें किया जाएगा, समग्र, यानी समष्टि अर्थशास्त्र में उसका अध्ययन किया जाएगा। अगर हम बात करें किसी एक व्यक्ति की आय की, तो एक व्यक्ति की जो आय का अध्ययन किया जाता है उस व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति की आय का अगर अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार हम किसी एक उद्योग की बात करते हैं, अगर हम एक उद्योग की बात करते हैं तो उसका अध्ययन किया जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र में। और यदि हम बात करें भारत में जितने भी उद्योग हैं उनके अध्ययन के विषय में, समग्र उद्योगों के विषय में, तो जो उसका अध्ययन होता है वो किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। इसी प्रकार जितने भी व्यक्तिगत यूनिट होंगी या एक इकाई की उपयोगिता होगी वो सभी का अध्ययन किया जाता है, अपन व्यष्टि अर्थशास्त्र में उसका अध्ययन किया जाता है। और जो समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र पूरे भारत में जितनी भी फर्में होंगी, जो भारत की पूरी आय होगी उसका अध्ययन किया जाता है। मतलब संपूर्ण फर्म हो, उद्योग हो या फिर राष्ट्रीय आय हो, इन सब का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, समष्टि अर्थशास्त्र में इनका अध्ययन किया जाता है।
व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत, एक उद्योग, फर्म का अध्ययन किया जाता है। अगर मैं बात करूं ये कौन कौन से स्तर पे काम करता है, तो इस पे जो मेन फोकस रहता है वो कीमत पर पूरा ध्यान दिया जाता है कि कीमत में क्या परिवर्तन हो रहा है। किसी एक पर्टिकुलर फर्म में उसकी कीमत में बढ़ोतरी हो रही है या कम हो रही है उसकी कीमत, इसका जो अध्ययन किया जाता है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। लेकिन हम बात करें यदि पूरे देश की आय का, इस पे कीमत का अध्ययन नहीं होता, इस पे आय यानी इनकम का अध्ययन किया जाता है और इस पे प्राइस का अध्ययन किया जाता है। कीमत में जो भी परिवर्तन होगा वो कहलाएगा अपन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। और अगर आय में भी कोई परिवर्तन होता है, हमारे देश की राष्ट्रीय आय में, जीडीपी में कोई परिवर्तन होता है, तो किसका भाग कहलाएगा? समष्टि अर्थशास्त्र का भाग कहलाएगा। तो ये बात रही व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र की। मैंने आपको बताया व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है जब हम किसी पर्टिकुलर एक फर्म या उद्योग के विषय में बात करते हैं तो वहां कहलाती है आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र। विशिष्ट परिवार हो, विशिष्ट फर्में हो, इन सब के अध्ययन के लिए अपन व्यष्टि अर्थशास्त्र का ज्ञान लेते हैं। इसी प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? समष्टि अर्थशास्त्र में सभी प्रकार की जो फर्में होती हैं, हमारे देश की राष्ट्रीय आय, संपूर्ण देश में कितनी फर्में, उनकी क्या आय है, इन सब के विषय में जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है आपके समष्टि अर्थशास्त्र में। अब मैं बात करता हूं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। देखिए, मैं अगर विशेषताओं की बात करूं तो कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की सबसे पहली विशेषता है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करना। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करना। ये सबसे पहली विशेषता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है, उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है उसका अध्ययन किया जाता है। इसमें देश की कितनी जनसंख्या उससे कोई लेना देना नहीं है, पार्टिकुलर किसी व्यक्ति से इसमें क्या है अध्ययन से लेना देना होता है। इनकी योग से मतलब नहीं होता, मतलब किसी एक व्यक्ति की आय में कितना परिवर्तन हो रहा है, किसी एक घर की आय में कितना परिवर्तन हो रहा है, इसका जो अध्ययन किया जाता है व्यक्तिगत व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। दूसरी बात जो इसकी दूसरी विशेषता है, दूसरी विशेषता है इसके छोटे भागों का अध्ययन करना। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत छोटे छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक फर्म हो गई, एक उद्योग हो गया, एक परिवार हो गया, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में अध्ययन किया जाता है। तो ये कहलाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। दो विशेषताएं बताई, पहला व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करना, दूसरा छोटे भागों का अध्ययन करना। इसमें छोटे छोटे भागों का क्या किया जाता है अध्ययन किया जाता है। पूरे देश के क्या परिवर्तन हो रहा है उससे अपना कोई लेना देना नहीं। इसके बाद इसकी जो तीसरी विशेषता है, तीसरी विशेषता है पूर्ण रोजगार की मान्यता। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में यह मान के चला जाता है कि सभी लोग पूरी तरह रोजगार में लगे हुए हैं, कोई व्यक्ति बेरोजगार नहीं है। यह मान के व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसके बाद इसकी जो चौथी और मेन विशेषता है वो है कीमत सिद्धांत।
कीमत सिद्धांत। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है वो मेनली कीमत सिद्धांत पर काम करता है। कीमत में क्या परिवर्तन हो रहा है, अगर हमारी मांग या पूर्ति में परिवर्तन होता है तो कीमत की वजह से ही होता है। मतलब इसके अंतर्गत आप कौन कौन से अध्याय पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत? मांग, पूर्ति, बाजार, इन सब का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर किया जाता है, यानी इस पर कीमत सिद्धांत का पूरा ध्यान दिया जाता है। मैंने आपको बताया कि कोई ना कोई सब्जेक्ट अगर पढ़ते हैं तो किसी न किसी सिद्धांत को लेकर कार्य करता है। मैंने आपको बताया कि अर्थशास्त्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थशास्त्र आपका मांग व पूर्ति के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसी प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत सिद्धांत के आधार पर क्या करता है, कार्य करता है। ये मुख्य रूप से 4 विशेषताएं कई बार पेपर में पूछी जा चुकी हैं। एक बार फिर ध्यान सुन ले। पहला मैंने बताया व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करना। दूसरा मैंने बताया छोटे भागों का अध्ययन, मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, बहुत बड़े भाग का अध्ययन नहीं किया जाता। इसके बाद पूर्ण रोजगार की मान्यता। व्यष्टि अर्थशास्त्र में यह मान के चला जाता है कि सभी लोग रोजगार में हैं, कोई व्यक्ति बेरोजगार नहीं। इस सिद्धांत पर क्या करता है व्यष्टि अर्थशास्त्र काम करता है। इसके बाद कीमत सिद्धांत, इस किस सिद्धांत के अंतर्गत काम करता है, कीमत पर, यानी कीमत में क्या परिवर्तन होता है उसके आधार पर व्यष्टि अर्थशास्त्र में ज्ञान किया जाता है। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं, मांग का नियम कहता है कि यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाती है। इसी प्रकार यदि कीमत घटती है तो मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र में मेनली कीमत सिद्धांत पर कार्य किया जाता है। तो ये रही आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। अब अपन बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं उसके विषय में। मैंने आपको बताया कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें किसी एक इकाई का अध्ययन नहीं किया जाता है, उसमें संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। किसी व्यक्तिगत एक फर्म का अध्ययन नहीं करते। इसमें मूल रूप से पूरे देश में जितनी फर्म है उनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। देखिए, मैं अगर बात करूं आपसे तो इसमें सबसे पहली विशेषता है समग्र इकाइयों, समग्र का अध्ययन, समग्र का अध्ययन। समष्टि अर्थशास्त्र में पूरी समग्र जो भी हमारे देश पे है, अगर राष्ट्रीय आय तो पूरे देश की राष्ट्रीय आय कितनी, उद्योगों की अगर बात करूं तो पूरे उद्योग कितने, संपूर्ण उद्योग में क्या चहल पहल हो रही है। मतलब इसमें पूरे देश में जो भी व्यवस्था होती है उसका अध्ययन किया जाता है। इसको अगर मैं छोटे शब्दों में भाग करूं समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब अर्थव्यवस्था, इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन होता है उसकी जानकारी के लिए हमको समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना पड़ता है। इसके बाद इसकी दूसरी भी विशेषता है व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण, जो समष्टि अर्थशास्त्र है आपका वो व्यापक दृष्टिकोण पर कार्य करता है। व्यापक दृष्टिकोण का मतलब होता है कि हमारे देश में किस प्रकार की व्यवस्था है, व्यक्तियों की राष्ट्रीय आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, रोजगार कितना है, कितने व्यक्तियों के पास रोजगार है, आय व रोजगार का अध्ययन इसी में किया जाता है। हमारी बैंकिंग प्रणाली कैसी है, इन सभी का अध्ययन अपन किस पे करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। मतलब एक किस दृष्टिकोण पर कार्य करता है, पूरी तरह से व्यापक दृष्टिकोण पर कार्य करता है। किसी एक फर्म या एक यूनिट से इसका लेना देना नहीं होता है।
ये होता क्या है, जो समष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के संपूर्ण आंकड़ों के आधार पर ही क्या करता है, समष्टि अर्थशास्त्र काम करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो भी आंकड़े आते हैं उनको समग्र करने के बाद, जोड़ने के बाद समष्टि अर्थशास्त्र क्या करता है, आपका काम करता है। यानी व्यापक दृष्टिकोण पर क्या होता है, आधारित होता है। इसके बाद इसकी तीसरी जो मेन विशेषता है वो है आय और रोजगार का अध्ययन। आय व रोजगार का अध्ययन। समष्टि अर्थशास्त्र आय व रोजगार के सिद्धांत पर कार्य करते हैं कि हमारे देश में रोजगार की क्या स्थितियां हैं, बेरोजगारी की क्या स्थिति है, व्यक्तियों की आय कितनी है, देश की आय कितनी है, इन सब का अध्ययन किस पे किया जाता है, आपका समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। मैंने आपसे बात किया जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो अपन अध्ययन करते किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की आय के विषय में अध्ययन करते, लेकिन जो समष्टि अर्थशास्त्र है पूरे संपूर्ण देश की आय के विषय में अध्ययन किया जाता है। तो तीन विशेषताएं, पहला समग्र का अध्ययन, इसमें संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद व्यापक दृष्टिकोण, ये किस आधार पर काम करता है, व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर क्या करता है, काम करता है। इसके बाद तीसरा आय और रोजगार का अध्ययन, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आय व रोजगार का अध्ययन किया जाता है कि व्यक्तियों की आय कितनी है, उनके रोजगार कितना हमारे देश में रोजगार है, बेरोजगारी की क्या स्थिति है, इन सब का अध्ययन अपन किस में करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। इसके बाद अगर बात करें, चौथा पॉइंट जो है इसका परस्पर निर्भरता। इसका मतलब क्या है, परस्पर निर्भरता, इसका मतलब है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो आंकड़े होते हैं उनके आधार पर ही जो समष्टि अर्थशास्त्र होती है वह अपने आंकड़ों को प्रस्तुत करती है। मतलब परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र। अगर कोई एक भी अर्थशास्त्र हटा दिया जाए तो अपन इसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इनके अध्ययन के लिए हमें दोनों विषयों का अध्ययन करना पड़ेगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन करना पड़ेगा। तो आज अपन ने मेन रूप से बात किया कि अर्थशास्त्र होती क्या, अर्थशास्त्र में कितने भागों में बांटा गया मैंने बताया, और अपन ने व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है और इसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती। अब इसका जो मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनता है कि इस पे अंतर क्या पाया जाता है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में मूल रूप से क्या क्या अंतर पाया जाता है। मैं इसके विषय में आपको बता दूं, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र आपकी होती है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में अपन व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में अपन संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद मैंने बताया जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो किस सिद्धांत पर काम करती है, व्यष्टि अर्थशास्त्र आपकी काम करती है कीमत सिद्धांत पर, और समष्टि अर्थशास्त्र किस पर सिद्धांत कार्य करती है, आय और रोजगार के सिद्धांत पर क्या करती है, काम करती है। मूल रूप से आय के सिद्धांत पर काम करती है कि आय में कितना परिवर्तन हो रहा है। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसका स्वरूप छोटा होता है क्योंकि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का स्वरूप क्या होता है, बड़ा होता है, तो विस्तृत होता है। इसके अंतर्गत व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मूल रूप से अपन किसी एक फर्म, एक उद्योग या एक परिवार के विषय में अध्ययन करते हैं, और समष्टि अर्थशास्त्र में मूल रूप से समग्र राष्ट्रीय आय व रोजगार का सिद्धांत, बैंकिंग प्रणाली, इन सभी के माध्यम अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से कई सारे अंतर पाए जाते हैं व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में। तो आज मैंने आपसे बात किया अर्थशास्त्र के विषय में, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। मूल रूप से जो मुख्य बातें थी पहले चैप्टर में मैंने आपको डिफाइंड कर दिया,
अपन जब अगले चैप्टर की बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, उस पर बात करेंगे। इसलिए आज का लेक्चर यहीं पर। अगर समझ में आया हो और ना आया हो तो कमेंट बॉक्स पे लिखें। आज के लिए धन्यवाद।